तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। होप से सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैथमेटिक मैराथन ही चलेगा जहां पर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपनी वीडियो को शेयर की एक आहुति दे दो और बोल दो ओम स्वाहा, जिससे कि ये क्लास लगातार आपके जैसे वायरल हो जाए और आगे पहुंच जाए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर ललित आप सबके सामने आज के मैथमेटिक्स के सेशन में, और आज हम बात करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। तो चलो बिना किसी देरी के पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। 5 किलोमीटर घंटे की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चले तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उसके द्वारा कार्यालय की दूरी कितनी? अब सवाल को समझना। एक आदमी है, एक व्यक्ति है कि वो यहां से चलता है ऐसे और यहां पहुंचता है ऐसे। तो यहां से यहां तक जब वो पहुंचता है, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो क्या करता है? वह अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी जो उसका निश्चित टाइम था उसके आगे 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो वो अपने ऑफिस 5 मिनट 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, 2 मिनट पहले। यानी अगर मैं इस डेस्टिनेशन की बात करूं तो ये क्या होगा? ये अगर इसमें से यहां से यहां तक जो उसने टाइम लिया उसमें से अगर मैं 6 घटा दूं तो वो इस पर पहुंचेगा। इस वाले में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो यहां पहुंचेगा, है ना? यही तो बात है। तो मैंने क्या देखा, मैंने माना कि जो कार्यालय की दूरी है फॉर एग्जांपल वो x किलोमीटर, क्योंकि मुझे दूरी तो पता होनी चाहिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर। चाहूंगा जल्दी से आप लोग भी इसके आंसर करते रहें। सवाल अच्छा है, पहला ही सवाल है। तो x किलोमीटर मैंने माना कि उस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है दोस्तों वो x किलोमीटर है। मैंने माना जब आदमी पहली स्पीड से जा रहा था 5 किलोमीटर से, क्योंकि टाइम पर बात हो रही है, देरी से टाइम की बात हो रही है ना, तो मतलब क्या हुआ? अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा तो टाइम कितना लगा? आपने कहा t1। आप सभी जानते ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम इज इक्वल टू d अपॉन s होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी? x किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी? 5। तो वो पहली बार में जब पहुंचता है तो वो t1 टाइम लेता है x अपॉन 5 किलोमीटर के हिसाब से। अगर वो दूसरी स्पीड से जाता इस वाली से तो क्या होता? तो दूसरा समय कितना लगा उसको? भाई टोटल डिस्टेंस x और टोटल स्पीड 6 किलोमीटर। ये तो मतलब है ना? यही तो बात है कि भाई t1 से जा रहा तो x बटा 5 पे पहुंचता है, t2 समय हो गया दूरी बटा 4, आपने कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? यानी अगर वो t1 और t2 को देखा जाए, अब देखो ये 6 मिनट बाद में 2 मिनट यहां पर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? दैट इज 8 मिनट। यानी इन दोनों के बीच में जो गैप है, भाई 5 किलोमीटर से पहुंचा तो 6 मिनट लेट पहुंचा, 6 से पहुंचा तो 2 मिनट क्या पहुंचा? पहले पहुंचा। तो यहां से यहां तक का जो गैप है वो तो 8 ही है ना। यानी दोनों का डिफरेंस अगर मैं करूं, यानी पहले समय में से दूसरे समय को घटाऊं तो आपको 8 मिनट आना चाहिए। यानी यही तो होगा कि अगर मैं t1 से t2 को घटा दूं तो मुझे 8 मिनट मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई यहां तक? क्यों? क्योंकि दोनों टाइम में 6 और 2 8 मिनट का डिफरेंस था। बस हो गया सवाल, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो क्या करें। अब इसको समझ में आ रहा ना यहां तक? ओके वेरी गुड, चलो बढ़ते हैं आगे। अब t1 कितना था? ये वाला। तो आपने कहा x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 मिनट। क्लियर? क्योंकि क्योंकि 8 मिनट में है और मेरी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और यहां तो नहीं घंटे की बात हो रही है, यहां मिनट की बात हो रही है। तो यूनिट तो बराबर नहीं है ना, तो यूनिट को तो बराबर करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या काम किया? 60 का डिवाइड कर दिया तो ये भी घंटा बन गया, क्योंकि चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मिनट लिखा है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। दोनों एक ही यूनिट में होने बहुत जरूरी हैं। तो अब क्या करें? हमने इसका एलसीएम लिया, यहां कर देता हूं 30। ये क्या हुआ? आपने कहा 6 पंजे 30, 5 छंग 30, 6x माइनस 6 पंजे 30 5x इज इक्वल टू 8 बटा 60। अब क्या करें? इसको यहां पर सॉल्व कर देते हैं। देखो x बचा यहां पर बराबर 30 उधर चला गया, 8 गुणा 30 बटा 60, 30 दूनी 60 और 2 चौके 8। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई? दैट इज 4 किलोमीटर। बात समझ में आ गई?
तो ऐसे सवालों को आपको थोड़ा समझना होगा, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी ये सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो लाइक जरूर करते रहो भाई। इज इट क्लियर ना? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब आपने दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवाल के जवाब आप देंगे तो काम जरूर बनेगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपकी तरफ से मुझे मिला है, और मैं अब आगे बढ़ता हूं और एक और सवाल की बात करता हूं और देखता हूं आपका नया सवाल मुझे क्या देता है। ओके, तो सवाल आपके सामने है, यदि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो, तो 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान बता दो। बहुत बढ़िया, पहला सवाल का उत्तर आपका मिला है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ आकांक्षा, कोई बात नहीं है, चलता रहता है लेट सुबह। तो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इन माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो, तो आपको बताना है 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान। याद रखिएगा, ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये यूपी टेट और रीट में आने वाले सवाल हैं जो आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में, और एमपी टेट में भी आएंगे। तो आपको समझना है सवाल को कि आखिरकार करना कैसे है। ओके, लेट्स सी, क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दीजिएगा तेजी के साथ, जिससे कि पता लगे कि भाई आपके सवाल खूबसूरत होते जा रहे हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। अब इस सवाल को करने में दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्या लगाएं, चलो देखते हैं। मैंने जैसा था वैसे ही लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस का 3। ऐसी था ना, सबको मैं इत्थे ले आया इधर की तरफ, तो मैंने क्या देखा, सबको इधर ले आया, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 3। अब मैं इसको सबको इधर ले आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, अगर हो तो मुझे बता दे। सबको मैं इधर ले आया, दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या काम किया भाई, मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा इसमें, क्या मुझे कुछ दिख रहा है आप बताओ, मुझे तो कुछ नई चीज नहीं दिख रही इसमें। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक दिमाग लगाया, और दिमाग लगा मैंने क्या काम किया। ओके, देखते हैं क्या काम किया मैंने देखा ये ए वाली टर्म एक साथ रख देते हैं। अब देखते रहना, यहां पर 3 लिखा है ना, इस 3 को अलग कलर में दिखा देता हूं। मैंने लिख लिया 1 प्लस 1 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम, 3 बार था ना, तो इसको मैंने बनाने के लिए 1 प्लस 1 1 लिखा। अब देखो मैं क्या लिखता हूं इधर, मैंने पहले ए वाली टर्म ली, तो ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, एक साथ ये वाली टर्म। अब मैंने बी वाली टर्म लिखी, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस, अब मैंने फिर तीसरी वाली टर्म लिखी, वो क्या थी, दैट इज सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, जनरल पेपर का है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस मैंने क्या काम किया, मैंने दिमाग लगाया भाई इधर को ले आओ, तो ये स्क्वायर का बन सकता है, बनेगा क्या नहीं बनेगा, आप बोले बन जाएगा। आप देखो ये किसका स्क्वायर बना, आपने कहा सर ये वाला, तो ये देखो a माइनस 2a प्लस 1 यानी a माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको देखिए क्या बना, ये बना b प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको देखिए क्या बना, आपने कहा c प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। इज इट क्लियर? ओके, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं इस सवाल के बारे में, तो मैंने तीनों वैल्यूज को अलग अलग कंपेयर करके देखा, यानी मैंने देखा a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यानी a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 आ सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, फिर मैंने b को देखा, b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 1। सेम मैंने c प्लस 1 को किया बराबर 0, c का वैल्यू कितना हो गया, आपने कहा माइनस 1। तो यानी आपको ये तीनों वैल्यू यहां पर मिल चुके हैं, कौन कौन से, ये वाले, a इज इक्वल टू 1। और आपको वैसे भी बता दूं, आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है इनमें, अगर आप ऐसे भी ना करना चाहें, इसको शॉर्ट मेथड क्या करने का, कि आप इन सब में ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो इसके बराबर आ जाए। तो मैंने a में 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, मैंने b में माइनस 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। तो मैंने सब में ये वैल्यू पुट की, बस आपके सामने a b c d की वैल्यू आ गई है। इस वाले में तो पुट करनी थी, कर देते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 2a माइनस 3b प्लस 4c
यानी 2a का मतलब कितना हुआ 2 इंटू ए, क्योंकि प्लस का 1 था, माइनस 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 4 इंटू माइनस का 1, यही है ना। तो क्या बना 2 प्लस का 3 और माइनस का 4। द आंसर विल बी व्हाट इज इक्वल टू 1। राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सब लोगों को, समझ में आया। तो देखो सवाल को आधे बच्चे तो छोड़ के चल देते हैं, मैं इसीलिए बड़े सवाल नहीं लेता, इसीलिए मैं बार बार इसी बात को तो बोलता हूं आप लोगों के सामने कि जैसे ही मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूं तो बच्चे जो है ना निकलना शुरू कर देते, चलो भाई अब हमारी बात नहीं बनेगी। क्या आसान क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या सिर्फ एग्जामिनेशन में हलवा यानी आसान प्रश्नों का ही समावेश होगा? क्या ये सवाल आप पेपर में नहीं करोगे अगर आएंगे तो? इस क्वेश्चन का मुझे जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। पता नहीं क्या समझ नहीं आता मुझे कि बच्चे आसान क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं और जब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आता है क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, चलो अभी कहीं और देखते हैं। ये बहुत ही बेकार बात मुझे लगती है, पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा समझते हैं और करते हैं। खैर चॉइस इज योर्स, क्वेश्चन मैं अच्छे लाने की कोशिश करूंगा, जो पढ़ना है पढ़े, नहीं आएंगे तो इट्स योर चॉइस। एक वर्गाकार आधार वाले एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई, अब देखो वर्गाकार आधार है, एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, प्रिज्म है और कौन सा उसका आधार वर्गाकार है, जैसे सपोज ये वर्ग है ऐसे और ये प्रिज्म इसका आपने बना दिया, ऐसा एक प्रिज्म है जिसमें से प्रकाश इधर से एंटर करेगा, बाहर सतरंगा निकलेगा। ओके, उसकी ऊंचाई यानी यहां से यहां तक की जो हाइट है उसकी 15 है। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जिसको आप बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको क्या बोलते हैं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टीएस से। तो उसका आयतन कितना हो, अब सवाल यह है, अब शायद सवाल आपने पहली बार पढ़ा हो सकता हो कि आपको सवाल थोड़ा सा भारी भी लग रहा हो, है ना, तो इट मे बी टेक सम टाइम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी वर्गाकार आधार के प्रिज्म का वॉल्यूम निकालता हूं या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालता हूं, पहले क्योंकि कुल पृष्ठ दिया ना, तो क्या होता है प्रिज्म के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल टीएस से, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है दैट इज लेटरल सरफेस एरिया प्लस, क्योंकि जब मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है तो शायद आप सबको पता होगा, इसको मेरे डिटेल में आपको समझाया हुआ भी है, प्लस 2 इंटू बेस का एरिया, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या, एल मींस लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब होता है चार भुजाओं का, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको बोला जाता है। ओके, तो हमने ये लिख दिया। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई इसका ये तो मुझे पता है, दैट इज कितना, आपने कहा कि सर टोटल सरफेस एरिया तो दिया है उसमें 660, है ना। अब लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अब इसको अलग इन तोड़ लेते हैं, वो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई, ये होता है अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है ना। तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई आप इसको कर दो तो वो आता है लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि जब किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते तो यही तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और यही लेटरल सरफेस एरिया होता है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आप निकालते हैं यही तो होता है। अगर आप किसी क्यूब का निकालते हैं तो वो 4a होता है, लेकिन अगर वो क्यूबॉइड है तो इसमें होता है, तो ये परिमाप ही तो होता है, वही मैंने लिखा है, परिमाप गुणा ऊंचाई। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं और आधार का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं है। हमने माना इस वर्ग की जो भुजा थी वो x है, चलो शुरू करते हैं। तो ये कितना, आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ, आप कहेंगे सर x, आधार का परिमाप कितना हुआ, अगर इसकी भुजा x है तो 4a होता है ना, चलो इसको a कर लेता हूं जब आपको आसान, a, तो आधार का जो भुजा है वो a है, तो इसका परिमाप कितना होगा, आपने कहा 4a, मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है, आपने कहा ऊंचाई ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है 15 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू बेस एरिया, अब बेस ऑफ एरिया कितना है, आपने कहा
एक्स स्क्वायर, यही तो हुआ, या ए स्क्वायर। अब सवाल आपके सामने हो गया। तो 608 इज इक्वल टू 15 चौका 60 ए प्लस 2a स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 60a माइनस 608 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 960 मुझे आंसर मिल रहा है यहां पर, बहुत अच्छी बात है। तो अभी देख लेते हैं आपका कितना आंसर मिलता है। ये तो डिपेंड करेगा आप लोगों पर। ओके, कमेंट क्या आ रहा है वो मुझे, वेरी गुड। तो यहां पर अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो अब इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, 2 से कर दें। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 30a माइनस का 2 3 6 0 4 304। दैट इज द इक्वेशन। अब इसको आप फैक्टर कर लो, ए का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। अब ऐसा क्या करना, 304 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनको घटाने पर 30 आए और मल्टीप्लाई पर 304 आए। आप बोले सर बिल्कुल कर देंगे, मैं दूसरे कलर में कर देता हूं। दैट इज ए स्क्वायर प्लस 38a माइनस 8a माइनस 304 बराबर 0। बस सवाल हो जाएगा आपका। इधर से साफ कर देता हूं मैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट। सो ए स्क्वायर मैंने यहां से बाहर निकाला a, तो अंदर क्या बचा, आपने कहा a प्लस 38। आगे से माइनस का मैंने 8 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा a प्लस 38। तो इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर 8 और a बराबर माइनस का 38। और a बराबर 8 तो पॉसिबल है, लेकिन a बराबर माइनस 38 पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई भी भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती, कोई भी भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट इज a इज इक्वल टू माइनस 38 इज नॉट पॉसिबल। सो हमारी भुजा कितनी होगी, a इज इक्वल टू 8। तो इस जो वर्ग की आधार की भुजा थी तो वो 8 थी। अब बात करते हैं आयतन, प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का, दैट इज एरिया ऑफ बेस इंटू ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस कितना है, आपने कहा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच कितनी थी, आपने कहा 15। तो कितना हो, 8 8 64 15 की गुणा 960। दिस इज द राइट आंसर। तो 960 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर, और ये आपके सामने जवाब आया। दैट इज क्लियर है। सवाल थोड़े से बड़े हैं। आज मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा सवालों का, जब तो आप पुराने क्वेश्चन को सीखेंगे। अगर ये पेपर में आ जाएगा तो कैसे करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट ना। तो सवाल तो थोड़ा सा हमें बढ़ाने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो सवाल नहीं बनेंगे। बहुत बढ़िया गीतांजलि। तो राइट ऑप्शन क्या है, द राइट ऑप्शन इज 960 सेंटीमीटर। और क्यूब और लगा देना सबके ऊपर भी, क्योंकि आयतन है तो सब पे क्यूब लगा देते हैं। ओके, करेक्ट, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए रहा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा से उसके विपरीत दिशा में चल रही है को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। देखता हूं कौन मुझे जवाब देगा इसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई का। हालांकि मैं इसको आपको बता देता चाहता हूं फिर से एक बार, तब तक आप सवाल करें, तब तक मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं, ठीक है ना। ये एक रेलगाड़ी है, ओके, ऐसे ही इधर से जा रही थी, ओके। और एक दूसरी रेलगाड़ी, ये एक और रेलगाड़ी है, ये 2 रेलगाड़ी हैं, ओके। ये जा रही हैं, 2 रेलगाड़ी हैं। अब यहां पर देखना, ये एक ही स्टैंड पर खड़ी हैं, ऐसे समझते रहना पहले, क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि आपको ये स्टेशन है जहां पर खड़ी हैं। सबसे जरूरी होता है आपके सामने कि आपको यह पता हो कि बेसिक एक वर्ड आता है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन बड़े मुश्किल पड़ जाते हैं, जिसको सापेक्ष चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। ये होती क्या है रिलेटिव स्पीड, इसको मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से समझना। ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, 2 जो गतिमान वस्तु हैं, चाहे वो 2 नाव हैं, चाहे वो 2 ट्रेन है, चाहे वो 2 आदमी है, चाहे वो 2 बस हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, उन दोनों के बीच में एक टाइम क्वांटम में
टाइम क्वांटम मींस एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, चाहे वो मिनट का दिया हो चाहे वो घंटे का दिया हो, उस फिक्स्ड टाइम इंटरवल में उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वही रिलेटिव स्पीड होती है। बात याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन है, अब यहां पर क्या हुआ, ये सपोज चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चलती है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो दोनों एक तरफ ही जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या, प्रति घंटे की मैं बात कर रहा हूं, पर आवर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेटिव स्पीड का मीनिंग क्या होता है। तो आफ्टर 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे की स्पीड दी है ना, आफ्टर 1 आवर ये ट्रेन यहां पर होगी, यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन ये वाली ट्रेन 1 घंटे बाद कहां होगी, यहां पर होगी 28 किलोमीटर की दूरी पर। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, ये जो डिस्टेंस हुआ कितना हुआ, 28 माइनस का 20, 8 किलोमीटर, यही रिलेटिव स्पीड है। नहीं, एक टाइम क्वांटम में उनके बीच में कितना गैप बन जाता है वही रिलेटिव स्पीड होती है। अब ये कब था, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही थी तो क्या होता है, तो जब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है दोनों की, जब वो घट जाती है दोनों की, जब वो एक ही दिशा में जाती हैं, तो एक दिशा में चलने पर क्या होता है, वो घट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका अपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पर ये दोनों खड़ी हुई हैं। अब एक ट्रेन तो इधर को जा रही है इधर से, और एक ट्रेन इधर को जा रही है ऐसे, एक ट्रेन इधर को जा रही है इधर को, स्पीड सेम है। स्पीड क्या है, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है, इसकी स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अब क्या होगा भाई, 1 घंटे में ये ट्रेन यहां पहुंचेगी 20 किलोमीटर, 1 घंटे में ये ट्रेन पहुंचेगी यहां पर 28 किलोमीटर। अब उन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 28 और 20 कितना हुआ, आपने कहा 48 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं। तो ये रिलेटिव स्पीड समझ में आ रही क्या होती है। तो ये रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, जब दोनों चीजें एक ही दिशा में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती हैं, लेकिन जब वो एक ही दिशा में ना जाकर अपोजिट चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती हैं क्या, दैट इज प्लस। तो आप ऐसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, आप कहते हैं a प्लस बी, यानी दोनों स्पीड को हम जोड़ देते हैं। और सेम डायरेक्शन में क्या होती हैं, आप कहेंगे a माइनस बी, दोनों को घटा देते हैं। जनरली रूल तो ये, लेकिन ये समझाना जरूरी था कि आपको पता हो कि रिलेटिव स्पीड को निकालते कैसे हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए और अपने साथियों को भी आप बता पाएं, छोटे बच्चों को समझा पाएं कि आखिरकार रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है। इज इट क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई पूरी कहानी की, मैंने क्या बताया। तो यानी यहां पर क्या था, 2 ट्रेन है, चलने वाली रेलगाड़ी को अन्य जो उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कौन सी लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन वाली। ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, समझ में आ गया होगा ना सबको। ओके, तो समझते हैं। ये ट्रेन थी एक जो जा रही थी, इसकी लंबाई फॉर एग्जांपल x मीटर है, बेसिक से समझा रहा हूं, इसकी लंबाई x मीटर, ट्रेन की लंबाई x मीटर है, इधर को जा रही है। उधर से एक दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही है जो उसकी आधी है, यानी अगर ये x की है तो ये ट्रेन इधर से आ रही है एक और, जिसकी लंबाई कितनी है टोटल, x/2 मीटर है। क्लियर है। अब क्या हुआ, उसने कहा 42 किलोमीटर प्रति घंटे से उसके विपरीत दिशा में चल रही है। अब वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपोजिट चल रही है। तो आज बात देखो, उसे तो बाद में देखूंगा। अब ये 2 ट्रेन हैं, अगर वो एक दूसरे को पार करेंगे, अब यहां थोड़ा सा लॉजिक है, इसको समझना ध्यान से। ओके, मेरे पास है कुछ आपके लिए। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में थी। वो मतलब पार करने की बात हो रही है, पार करती हैं। तो अगर मैं इस ट्रेन को पार करने का मतलब ये दोनों ट्रेन अभी यहां पर है ना, ऐसे ऐसे ना, तो जब ये ट्रेन दोनों पार करेंगी ऐसे एक दूसरे को, तो पार यहां थोड़ी मानी जाएंगी, पार कहां मानी जाएंगी, वो पार यहां पर मानी जाएंगी, है ना। यानी क्या समझे, अगर ये 2 ट्रेन है, एक इधर से एक इधर से, यहां पर इनकी चोंच आपस में मिल गई, यहाँ के जिनके मुंह मिल गए, तो जब ये आप दूसरे को पार करेंगी तो कितना, यानी जब वो यहां मिली तो ऐसे चलेगी ना ऊपर जाकर के, तो वो कितना चली, आपने कहा सर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इन दोनों की लंबाई के बराबर वो पार करने में दूरी चलेंगी। बात समझ में आ रही है। इसकी लंबाई जितनी होगी वो, इसकी लंबाई होगी जितनी वो, क्योंकि अब यहां पर है, जब वो पार करेंगे तो इसका मुंह मिला, बाद में इसकी पूंछ, इसका पूंछ, लास्ट वाला बोगी का डब्बा मिलेगा, तभी तो मानी जाएंगे पार हो गई। तो दोनों के
एडिशन के बराबर उनकी लंबाई होगी। तो अगर मैं बोलूं ये ट्रेन पार कितने मीटर चलेंगी पार होने में, तो x ये था, x प्लस 2 ये था, तो टोटल देखा जाए तो 3/2x इतने मीटर की वो डिस्टेंस पार करने में लगाएंगी। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड क्या हो गई। चलो रिलेटिव क्या, एक ट्रेन जा रही है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक ट्रेन जा रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 48 है, 8 तो कम हो जाए, इसको 48 करो जब ये उत्तर बनेगा। 48 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आपने कहा 48 प्लस 42 दैट इज 90। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी रिलेटिव स्पीड, यानी एक घंटे में इनके बीच में जो गैप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या करें, अब कहानी बनती है ये कि भाई हमें निकालना है कि वो 12 सेकंड में पार कर लेती है। यानी अब मेरी ट्रेन तो मीटर में है और मेरी सापेक्ष चाल किलोमीटर में है, तो हमें एक काम और करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि हमें दोनों यूनिट को सेम रखना पड़ता है। यानी अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में हो, या ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हो, तो मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलता हूं। उसके लिए क्या करते हैं, 9t मल्टीप्लाई 5/18, याद है ना कि अगर हम किसी किलोमीटर को मीटर में बदल दे तो 5/18 की गुणा करते हैं। क्यों करते हैं मुझे बता देना, मैं बता दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो। 5 पंजे 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड उस ट्रेन की है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अब इन दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का टाइम लगता है, मोटी सी बात है ना। तो क्या हुआ, यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इस ट्रेन को पार करने में लगा 12 सेकंड का समय, तो अगर मैं आपसे बोलूं टाइम क्या होता है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये तो होता है। अगर मैं डिस्टेंस टाइम की बात करूं तो बस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम तो दिया है आपको 12 सेकंड, डिस्टेंस कितनी थी, आपने कहा 3/2x मीटर, और स्पीड कितनी है, आपने कहा 25। भाई स्पीड 25 ही तो है, अभी निकले ना 25, तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे बात करूं 3x इज इक्वल टू क्या, आपने कहा 12 गुणा 2 मल्टीप्लाई बाई 25/3, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे 200, तो यानी 200 मीटर की जो है वो टोटल लेंगी आपस में, जो डिस्टेंस उनके कवर करेंगे। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहली गाड़ी है वो 200 मीटर की स्पीड लेगी उसको पार करने में, जो उसने बताया था ना दिशा में जा रही है उसके 12 सेकंड पार करने में लेती है। अब क्वेश्चन बड़ा है, तो यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। अब वही रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी की डिस्टेंस आपको पता लग गई कितनी है, 200 मीटर की वो ट्रेन है। अब जब रेलगाड़ी 200 में, अब इसकी डिस्टेंस पता लगी 200 मीटर है, अब ये रेलगाड़ी है, अब ये रेलगाड़ी इस 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो बात तो वही रहेगी। अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना चलेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये तो होगा। यानी अगर उस प्लेटफॉर्म की दूरी ये है तो कितना होगी, 200 मीटर की ट्रेन, मैंने माना y मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसको पार करेगी। तो मतलब क्या हुआ, आपने कहा 200 प्लस y, मैंने लिख दिया, व्हाट इज इट, दैट इज 200 मीटर की ट्रेन प्लस ये पार करेगी। अब मैं क्या करूं, कंडीशन मेरे सामने वही है, तो मैंने सीधा कर दिया। वो कह रहा है पार करने में 45 सेकंड में पार करती है, लेकिन वो ट्रेन कितनी, 48। ओके, तो मैं लिख दिया 48 मल्टीप्ल, इसको कन्वर्ट कर दूं, इधर कर देता हूं भाई, बराबर 48 मैंने कन्वर्ट कर दिया 5/18 में, मीटर प्रति सेकंड में 48 को, और मल्टीप्लाई बाई हाउ मच टाइम, इट विल टेक 45 मिनट्स। हो गया सवाल। दैट इज y इज इक्वल टू वॉट, 5 से काटा, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 6 अट्ठे 48, 5 पंजे 25, अट्ठे 200। ओके, तो 200, तो y इज इक्वल टू 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400 मीटर। दैट इज द टास्क। तो टोटल 400 मीटर, बहुत बढ़िया।
तो सवाल, एक ही सवाल में बहुत कुछ मिला हुआ है, तो ये सवाल थोड़े से तो भारी पड़ेंगे। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं? इससे आपको पता ये लग रहा है कि भैया अगर पेपर पढ़ना है तो इन टॉपिक्स को मैं पढ़ना होगा। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो इनको मैं आपको सेपरेट पढ़ा दूंगा। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं कि सर हमें रेलगाड़ी वाले नहीं आते, टाइम डिस्टेंस के नहीं आते, नाव वाले नहीं आते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उन पर भी वीडियोस आपके लिए ले आऊंगा। ओके, ये सवाल बहुत बड़ा था इसलिए टाइम लगा। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन बड़ा आसान सा, चलो आप दिल को सुकून ले लो, थोड़ा सा दिल में शांति ले लो और चलो देखते हैं। यदि P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% हो तथा Q बराबर P का X% हो तो X का मान क्या होगा? सवाल थोड़ा सा घूम घूम के आ रहे हैं, यानी जो सवाल आप नॉर्मली पढ़ते हैं उनसे थोड़े से अलग हटके सवाल है ये, है ना? ज्यादा नहीं हटे, थोड़े से हटे हैं बस, तो आप चिंता ना करें, ज्यादा नहीं हटाए हैं, थोड़े से हटाए हैं। तो जल्दी से देखेंगे सवाल क्या मिलता है आपके सामने। उम्मीद करता हूं जवाब जल्दी से मिलेगा। ऑप्शंस है 30, 25, 20 एंड 50। कोई बात नहीं अजीत, इस सवाल को मैं करने के लिए आपको बता देता हूं। भीबा, सवाल बहुत बड़ा है, अगर फिर से कराऊंगा इट विल टेक टू मच टाइम। एक सवाल मैं कल वाली वीडियो में रख लेता हूं, वो सही रहेगा ना भीबा? इस क्वेश्चन को मैं एक और ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में रख लेता हूं, क्योंकि आप इसको दोबारा देखिए, क्योंकि पूरा 10 मिनट लिया है सवाल को समझाने में, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया, तो इट विल टेक टाइम। तो इसको नेक्स्ट वाली में रख लेंगे भीबा, डोंट वरी। अभी आगे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, नहीं बच्चे बोलेंगे सर कुछ कराया ही नहीं, है ना? ये भी जरूरी है ना। चलो क्वेश्चन आपके सामने है। यदि P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू के 30% के बराबर हो तथा Q बराबर P का X% हो तो X का मान क्या होगा? बहुत इजी सवाल है, मैं चाय भी पीऊंगा और आपसे बात भी करता रहूंगा। जल्दी बताओ। ओके, देखते हैं सवाल, बहुत आसान है। देखो चलो समझते हैं, सवाल मैं ही करा देता हूं, डोंट वरी। क्वेश्चन था P माइनस क्यू का 50% किसके बराबर है? आपने कहा P प्लस क्यू के 30% के बराबर। ये सवाल तो नॉर्मल है, ये पेपर में भी आ चुका है। इसमें एक लाइन ये वाली और जोड़ी गई है जिससे कि आपको सवाल थोड़ा सा और गंभीर बन जाए। ओके, कोई बात नहीं। आपने कहा ठीक है सर, भाई परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये क्या बना? आपने कहा 5P माइनस 5Q इज इक्वल टू 3P प्लस का 3Q। यानी इसको मैं उधर लाया, उसको उधर भेजा, तो ये क्या बना? 5P माइनस का 3P इज इक्वल टू 3Q प्लस का 5Q, यानी 2P इज इक्वल टू 8Q, या आप कह सकते हैं P इज इक्वल टू 4Q। ये बात समझ में आ गई? ये रिलेशन निकला नहीं, P Q का 4 गुना है। क्लियर है? मोटी सी बात है, जब P Q का 4, उसने क्या बोला? अगर P Q बराबर P का X% है तो X का मान क्या बताओ? यानी सिंपल सी बात है, अगर Q जो है P का X% है, Q जो है P का X% है, तो देखो P बटा 4 कर दोगे तो 25% तो यहां से भी आ गया। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए इसको लिख देता हूं। क्वेश्चन में बोला उसने Q बराबर P का X%, आपकी हालांकि इसका आंसर 25 है, यहीं से पता लग जाएगा, क्योंकि P जो है Q का 4 गुना है, तो Q P का 1/4 हो गया ना, तो आंसर तो यही 25% आ गया, P/4 हो गया। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूं Q बराबर P का X%, उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें? आपने कहा तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? Q बराबर P गुणा X बटा 100, और आपने अभी इसका वैल्यू निकाला कि भाई जो P का वैल्यू है वो तो 4Q है ना, ये रहा 4Q, P का वैल्यू तो 4Q है ना, तो मैंने पुट कर दिया, that is 4Q 4 into P into X upon 100। सवाल आपके समक्ष, अब तो सिंपली कर लोगे इसको, है ना? दैट इज 1 के बराबर 25 आ गया यहां पर सवाल, तो क्या हो जाएगा? X बराबर P का 25%। इज इट क्लियर नाउ? भाई तो P से P कट जाएगा ना, ये तो P हो गया नहीं इधर आके, तो ये 1 हो गया, तो X इज इक्वल टू क्या होगा? 25%। 25% है, राइट ऑप्शन इज बी। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ गया? हाँ,
हाँ क्यू बराबर, बिल्कुल। अब यहां से मैं तो बताया है आपको परसेंटेज में करके, नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते थे। क्यू बराबर पी का चौथाई, और चौथाई का मतलब 25% होता है, इन 25 होता है उसका मान, 100 मानेंगे तो। ओके, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा। ए तथा बी की आयु, देखो सारे सवाल थोड़े से मेरे हटके हैं आज, उम्मीद करता हूं आपको सारे सवाल पसंद जरूर आएंगे। क्वेश्चन है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा सी की, ए को सी से बदल दिया गया। अब सवाल को समझना, ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाता है। इसमें ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तदनुसार ए बी तथा सी की आयु क्रमशः कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगा। इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तदनुसार ए बी तथा सी की आयु क्रमशः कितनी होगी। समझते हैं, सवाल था यानी ए और बी की औसत आयु के बारे में बात कर रहा है, तो ए प्लस बी, यही तो होता है औसत आयु के अगर मैं बारे में बात करूं तो ए प्लस बी का मतलब यही तो है, बटा 2 इजिकल टू कितना, आपने कहा 20, तो मैं कर सकता हूं ए प्लस बी इजिकल टू 40। भाई 2 उधर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में। दूसरे की बात करते हैं, उसने बोला ठीक है, दूसरा क्या है उसको भी देख लेते हैं। उसने बोला ए को सी से बदल दिया जाए, इस ए की जगह सी आ जाए तो सी प्लस बी हो गया, तो उनकी औसत आयु कितनी, 19 है। यानी सी, या आपको कह सकते हैं बी प्लस सी इजिकल टू व्हाट, आपने कहा 19 दूनी 38। उसने आगे कहा इसमें सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है, सी और ए की औसत आयु कितनी है, दैट इज 21। यू कैन से सी प्लस ए इज इक्वल टू 42। समझ रहे हो बात को, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी अगर मैं देखूं ए प्लस बी 40, बी प्लस सी 38, सी प्लस सी, सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया तो क्या मिला, आपने कहा 120, तो एक ए एक 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू व्हाट, 40 दिया 120। या आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 उधर भेज देना कॉमन निकाल के, तो 120 बटा 2 बराबर 60। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की जो आयु है तो वो 60 है। ये बात सब इक्वेशन आपके समझ में आ गई यहां तक। यस हो गया हो तो लाइक कर दो और बताओ जल्दी से, आ गए यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मुझे ये वाली इक्वेशन सारी पता है, मैं इसको जरा एक बार बंद कर देता हूं जिससे आपको पता लग जाए। एक ये है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, 3 वैल्यू मेरे सामने बंद है, और चौथी वैल्यू येलो में मैंने बंद कर दी, इसको डबल में कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। दीज आर दी वैल्यूज, है ना। अब क्या करें, उसने बोला है ए बी सी के अलग अलग वैल्यू बताओ। अब देखो a प्लस बी प्लस सी तो 60 है, अगर a प्लस बी प्लस सी में से मैं a भी घटा दूं तो मुझे c का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो मैंने ये किया यहां पर, देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस कितना है, दैट इज a प्लस बी, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया तो c का वैल्यू रह गया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना था, 40, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। तो यानी c का जो वैल्यू है 20 है तीसरे वाले का, यानी एक ऑप्शन तो ये है, एक है, दो तो गलत हो गए। 20 है c का वैल्यू, समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरे की, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 60 में से b प्लस सी घटा दूं तो मुझे a का वैल्यू मिलेगा, दैट इज 22। भाई 60 में से 38 घटाओगे तो 22 आएगा ना, तो a का वैल्यू 22 है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। c का आप निकाल सकते। इज इट क्लियर, आसान है, समझ में आ गया। कोई साथी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ में आया आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ओके ग्रेट। क्लियर है, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं, ओके बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक और सवाल फिर तो हो जाए। सोच रहे हैं पता नहीं मास्टर जी कहां कहां से सवाल लेके आते हैं। बच्चों के एक समूह में प्रत्येक बच्चा अन्य प्रत्येक बच्चे को उपहार देता है, यानी यहां पर 132 बच्चे हैं। इन बच्चों में एक बच्चा प्रत्येक बच्चे को उपहार देता है, गिफ्ट देता है।
यदि कुल उपहारों की संख्या 132 हो तो बताओ बच्चों की संख्या कितनी है। बड़ा ही आसान सवाल है कि एक बच्चा, प्रत्येक एक समूह में कुछ बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, एक बच्चा हर एक अन्य बच्चे को गिफ्ट देता है आपस में। तो ये बताओ, और वो गिफ्ट जो है 132 बटे, तो आपको ये बताना है कि इन बच्चों की संख्या कितनी थी ग्रुप में। कौन मुझे बताएगा। बड़ा आसान सवाल है, इजीली यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन। सी 8 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, जल्दी से बताओ 8 क्वेश्चन क्या होगा। 11, पूर्णिमा ने कहा 11। ओके पूर्णिमा, चलो देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या था। देखो, हालांकि जब इस तरह के बच्चे मिलते हैं तो हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं, इट ऑलवेज बी सॉल्व बाय n इंटू n माइनस 1। ये टोटल गिफ्ट की संख्या होती है, दिस इज द नंबर ऑफ गिफ्ट्स। आप जब किसी को बच्चे को एक ग्रुप में गिफ्ट देते हैं तो ग्रुप गिफ्ट बनते हैं n इंटू n माइनस 1, दैट इज परम्यूटेशन, दैट इज द कॉम्बिनेशन, दैट इज n इंटू n माइनस 1। ओके, जो मुझे 132 मिला है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके फैक्टर करने इसी हिसाब से। तो मैंने क्या देखा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 12 गुणा 11। n का वैल्यू 12 है तो n का वैल्यू n माइनस 1 यहां 11 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 132। तो आपको बताना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, नंबर ऑफ बालक कितने हैं, तो नंबर ऑफ बालक इज 12 नॉट 11। ये n माइनस 1 का वैल्यू, ये एक कम बता रहे हो बच्चे को आप। तो राइट ऑप्शन बी क्या है, दैट इज 12। तो उस ग्रुप में 12 बच्चे हैं ना कि 11, और 12 बच्चे हर किसी को एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, तो 12 इंटू 11, याद रखिएगा इट्स n इंटू n माइनस 1 नॉट प्लस 1। तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ग्रुप में 10 बच्चे हैं, अगर किसी ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो उसमें कितने गिफ्ट बचेंगे, 10 गुणा 9, उसमें 90 गिफ्ट बचेंगे। याद रहेगा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो उस ग्रुप में बंटने वालों गिफ्ट की संख्या कितनी होगी, दैट्स 1। इज इट क्लियर, वेरी नाइस। तो एक और सवाल लिया जाए, जल्दी से एक सवाल और लेता हूं और मुझे उसका आंसर करिएगा आप तेजी के साथ। ओके ओके, बताओ आंसर, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके समक्ष लिखा हुआ है, चाहूंगा जवाब मिले। आसान सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/4 हो तो एक्स का मान बताओ। बहुत ही आसान सवाल आपसे मैंने पूछा है, आप इसको जल्दी सॉल्व करके मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई आपको सवाल करना आ गया, दैट्स वेरी नाइस। तो देखो, सवाल को करने के दो तरीके आपके सामने हो सकते हैं, देयर आर टू वे टू डू दिस क्वेश्चन। तरीका नंबर 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। कैसे, तो क्या होगा ये, इट इज 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस का 5x। अब इसको इधर ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 9 बराबर 0। अब इसके 9 चौक 36, 36 के ऐसे फैक्टर कर दो जिसको घटाने पर आपको कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। तो देखते हैं क्या घटाएंगे आप। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। एक मिनट, इट्स 5, माफ करिएगा, इट्स 5 प्लस 5। अब ठीक है, ये माइनस आके प्लस हो जाएगा ना इसमें, हाँ अभी ठीक है। ओके, तो डी बताया जा रहा है, देखते हैं सवाल का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है 9 कुछ भी ध्यान नहीं करा मैंने, इस पर क्या डाला हुआ है नंबर। तो 9 चौक 36, 36 के ऐसे दो फैक्टर जिनको घटाएं तो 5 आए। आपने कहा 9 चौक 36, तो 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 5x माइनस का 9 बराबर 0। 4 आपने, सॉरी, आपने x बाहर निकाला तो क्या बना, 4x प्लस का 9, आपने माइनस का 4x, 4 बाहर निकाला, 1 बाहर निकाला, दैट इज 4x प्लस का 9, दैट इज x माइनस का 1 और 4x प्लस 9। तो इसके वैल्यू क्या बना, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 9/4। तो यहां पर दो वैल्यू इसके आने चाहिए जो कि आपके सामने लिखा है ऑप्शन नंबर 3। इज इट क्लियर, हाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आप इसके x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते थे। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को, आसान था, इजीली था, हैंडल कर लिया आपने। एक और सवाल की बात करते हैं,
देखते हैं एक और नया सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है। ये रहा क्वेश्चन है 5 to the power 1/4 इंटू 125 to the power 0.25 का मान क्या है। बड़ा ही आसान सवाल है, देखेंगे जवाब क्या मिलता है। तेजी से दीजिएगा जवाब जिससे कि सवाल में दम आ जाए और आपकी बन जाए बात। यस, ऑप्शन सी। क्या बात है, इसी सवाल का उत्तर दिया आपने सी। अरे वाह, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत बढ़िया। देखो इसकी बात समझते कैसे। 5 to the power 1/4 मल्टीप्लाई, अब देखो इसको मैं फैक्टर करता हूं। 5 की पावर 3 की पावर 0.25 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 0.25 अपॉन 001, 25/100 यानी 1/4। तो उसको मैं 1/4 लिख सकता हूं ना ऐसे, है ना, कोई बात नहीं। ओके, तो आपने कहा मल्टीप्लाई हो जाती है जब पावर से होती है, तो 5 to the power 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 3/4। जब बेस एक जैसे होते हैं, जब बेस एक जैसे होते तो पावर तो ऐड हो जाती है। तो क्या हुआ, दैट इज 5 to the power 1/4 प्लस 3/4, दैट इज 5 to the power 4/4 और 4/4 इज इक्वल टू 1 और 1 पावर क्या है, दैट इज द राइट आंसर 5। क्लियर है, ये सवाल समझ में आया, बहुत बढ़िया। इन्हें आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने आंसर्स दिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक करें सेशन को, वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आज के सवाल आपके लिए थोड़े से अलग हटके रहे होंगे, और जो सवाल आपको थोड़े से हटके मिले होंगे उन सवालों में कुछ कॉमन भी यानी आसान सवाल भी मिले होंगे, कुछ टॉपिक आपने डीप भी पढ़े, कुछ की अंडरस्टैंडिंग की, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा हमारा और आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों के साथ जुड़ करके कि आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कल फिर से, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।